हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी हिंदी व्याकरण हम यहाँ पर पढ़ रहे थे और वर्ण विचार पर हम यहाँ पर कल की क्लास में हमने यहाँ पर वर्ण विचार को पढ़ा और वर्णों को यहाँ पर हमने दो भेद किए थे वर्णों के, जिसमें आपने स्वर और व्यंजन पढ़े थे। तो स्वरों को हम पढ़ चुके हैं, स्वरों के भेद भी हमने पढ़ लिए हैं और व्यंजन के यहाँ पर हमने भेद किए थे, जिसमें आपके यहाँ पर व्यंजन के दो भेद हुए थे, स्पर्श के आधार पर और श्वास मात्रा के आधार पर। तो यहाँ पर हम स्पर्श के आधार पर हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर पढ़ा था कि स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को किन किन वर्गों में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। तो पहला यहाँ पर देखिए स्पर्श के, यानी कि हमारे मुख में जो व्यंजन है, जब उनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है वो कहाँ कहाँ स्पर्श करती है, कहाँ से हमारा ये साउंड यानी कि ध्वनि आती है। तो देखिए क वर्ग जो है वो कंठ से आता है, च वर्ग आपका तालु से आता है, उसके बाद ट वर्ग आपका मूर्धा से आता है और त वर्ग आपका दांत से आता है और उसके बाद जो प वर्ग है वो आपका होठों से आता है। तो इनको यहाँ पर हमने कल की क्लास में अलग अलग यहाँ पर हमने इनको वर्गीकृत किया था। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और पंचम आपका वर्ग हो जाएगा प वर्ग। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम तीनों जो उच्चारण के आधार पर इन तीनों स्व को भी हमने बताया था कि उनका उच्चारण कहाँ कहाँ पर है। तो ये वाली स्व है कि आप इसका ताल्लुक से इसका क्या होता है, स्पर्श होता है, तब इसका उच्चारण होता है। ये जो स्व है ये इसका मूर्धा से स्पर्श होकर इसका उच्चारण होता है, तो इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। और ये जो स्व है ये दांत से स्पर्श होते हुए आपकी इसका उच्चारण आता है। इसके बाद यहाँ पर हमने दूसरा यहाँ पर क्या कहा था, अंतहस्थ अंतहस्थ व्यंजन। ठीक है ना, ये यहाँ पर आपका विसर्ग भी लगा है, तो इसको आप ह का उच्चारण करते हैं, ऊपर पढ़ चुके हैं कि इसका जो अब यहाँ पर विसर्ग लगा होता है इसको आप ह का उच्चारण करते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, यानी कि यहाँ पर आप जो है आपके जब इनका उच्चारण करते हैं तो मुख के किसी भी भाग को ये पूरी तरह से, आधा तो करता है लेकिन पूरी तरह से स्पर्श नहीं करता है, तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, अंतहस्थ व्यंजन कहा जाता है। यहाँ पर चार व्यंजनों की बात की गई है, य, र, ल और व। इसके बाद थर्ड है यहाँ पर उष्म व्यंजन, यानी कि उष्म का मतलब होता है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाते हुए क्या करती है, उष्मा पैदा करती है यानी गर्मी पैदा करती है, तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन। इसमें ये आपकी सौ स स सौ ह ये आ जाते हैं। अब श्वास मात्रा के आधार पर ख में हमने क्या कहा था कि उच्चारण कहाँ कहाँ हो रहा है। अब दूसरा यहाँ पर ख में क्या है, श्वास मात्रा के आधार पर। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में इतना आपको बता दिया था कि श्वास मात्रा के आधार पर भी यहाँ पर व्यंजनों के दो भेद किए गए हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो इसको देखते हैं आज। अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की जो मात्रा है वो कम होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा का मतलब देखिए, जब आप क वर्ग को लिखेंगे क, ख, ग, घ और अंग, जब आप इस वर्ग को लिखते हैं, क वर्ग है यह, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है और पांचवा। तो अल्प प्राण में क्या कहा गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। अब कौन कौन से यहाँ पर आ जाते हैं वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, क वर्ग का पहला, तीसरा, पहला क है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा ग और पांचवा अल्प प्राण व्यंजन होता है। ऐसे ही जब आप ऊपर देखें पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर देखिए तो पहला आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर क, तीसरा और पांचवा, ऐसे ही पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, इस प्रकार से जो है ये आपके क, च, ट, त और प वर्ग में आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने ये तो पढ़ लिया है। अब यहाँ पर क्या कहा है कि वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का, वर्ग आपने ऊपर देखा, वर्ग क्या होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इसके बाद आपका क वर्ग और प वर्ग। तो यहाँ पर आपका क्या क्या आ जाएंगे, तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सब लिखे हुए यहाँ पे पहला,
क वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है? क। ठीक है, च वर्ग, इतना लिख लीजिए आप अल्प प्राण को। यहाँ से लेके इसकी थोड़ा सा आप परिभाषा लिख लीजिए, अल्प प्राण महाप्राण। ठीक है, नोटबुक निकालिए और अल्प प्राण और महाप्राण को यहाँ पर आप लिखेंगे। तो क वर्ग का पहला वर्ण क्या है? क। तीसरा यहाँ पर ग और अंग। ठीक है, तो इनको आप लिख लेंगे फटाफट से, जल्दी लिख लीजिए। तो नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए बेटा। तो देखिए यहाँ पर हमने अल्प प्राण के बारे में पढ़ा। आगे है यहाँ पर महाप्राण। इसके अलावा देखिए इसमें अतिरिक्त कौन कौन से वर्ण आते हैं? ड़, य, र, ल, और वर्ण भी अल्प प्राण व्यंजन में ही यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब दूसरा है यहाँ पर महाप्राण। तो वो अल्प प्राण है, उसमें श्वास मात्रा कम निकलती है, वायु कम बाहर निकलती है। महा का मतलब बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि वायु की मात्रा यहाँ पर अधिक होगी। और हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है क्या कहलाता है? महाप्राण। पहला, तीसरा और पांचवा, याद रखिए, पहला, तीसरा, पांचवा, ये अल्प प्राण है। अब आपको पता है कि एक वर्ग में कितने होते हैं वर्ण? 5। क, ख, ग, घ, अंग, 5 वर्ण है। पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण में हो गए। अब बचे कौन सा? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा किस में होगा? महाप्राण में होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके क्या कह रहे हैं कि दूसरा और चौथा वर्ण है वो महाप्राण व्यंजन होता है। जैसे यहाँ पर क वर्ग का दूसरा क्या हो जाएगा? क के बाद क, ख, ग, घ, अंग। तो क पहला हो गया, ख दूसरा हो गया, ग तीसरा, इसके बाद घ चौथा और अंग पांचवा। ठीक है ना, तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण में आ जाएगा। दूसरा और चौथा, तो ख, उसके बाद क्या आता है? ग, घ, ख और घ, ये किस में आएगा? ये आपके महाप्राण में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क वर्ग का दूसरा वर्ण क्या है। तो इसको तो आप खुद से भी कर सकते हैं, बस आपको इतना समझना है कि अल्प प्राण में आपका पहला, तीसरा और चौथा। एक प्रकार से यहाँ पर ऑड नंबर भी आप इसको देख सकते हैं समझने के लिए और याद रखने के लिए। ठीक है, तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है आपका अल्प प्राण होगा। दूसरा और चौथा आपका क्या होगा? महाप्राण होगा। और इसको आप खुद से बना सकते हैं। आपको पता है क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ख वर्ग, ट वर्ग में क्या क्या आते हैं? च वर्ग में क्या आते हैं? ये आपको पता है। पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा आपको पता है। तो वहां से आप निकाल लेंगे कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है। ठीक है, तो इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। इसको आप बस इतना याद रखिए कि महाप्राण में आपका दूसरा और चौथा आएगा और अल्प प्राण में आपका पहला, तीसरा और पांचवा आएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खुद से कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पर और अतिरिक्त वर्ण भी यहाँ पर आते हैं। ठीक है, र, स, स, ह और वर्ण भी यहाँ पर महाप्राण व्यंजन में आते हैं। जैसे यहाँ पर भी अतिरिक्त आए थे तो यहाँ पर भी आते हैं। अब देखिए हमने बार बार आपको ऊपर बताया था कि ये जो संयुक्त अक्षर हैं, ये संयुक्त अक्षर क्यों इनको कहा गया है? जैसे जो अक्ष है और जो त्र है, ज्यों है और स्व है। हमने पहले भी आपको बताया था यहाँ पर 4 आपके संयुक्त अक्षर है। हमने क्या कहा? व्यंजन जो है स्वरों के, जब व्यंजन का आप उच्चारण करते हैं व्यंजनों का, तो स्वरों की आप मदद लेते हैं। तो जहां पर आप व्यंजन का उच्चारण करते हैं वहां पर अ वर्ण या कोई भी स्वर वहां पर लगा रहता है। आप व्यंजनों को स्वतंत्र रूप से उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए स्वर, जब आप क वर्ण, क का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। क का उच्चारण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या आ रहा है? अ। ठीक है, और हमने क्या कहा? स्वतंत्र रूप से इस प्रकार से हल लगा होता है जिसको हलंत कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से व्यंजनों में हल लगा होता है जिसको हलंत कहा जाता है। इसमें जब आप क्या करते हैं? अ स्वर को जोड़ते हैं तो तब बनता है ये क। कब बनता है ये क? यानी कि अगर आप व्यंजनों को स्वतंत्र रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। और व्यंजन जब स्वर के साथ होगा तो उसमें किसका? अ का उच्चारण आएगा, या किसी भी अ या आ, अगर यहाँ पर आ की मात्रा होगी
क धन आ, तो किसका हो जाए, ये क्या हो जाता आपका का, ठीक है। तो ये आपका का हो जाता। तो किसका उच्चारण आया, का। तो स्वर की हमने मदद ली, यहाँ पर किसकी मदद ली, स्वरों की मदद ली, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो संयुक्त अक्षर है जिसकी हम बात कर रहे थे, तो दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बने व्यंजन जिसे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अक्षर है वो क और श से मिलकर बना होता है। किस किस व्यंजन से, दो व्यंजनों के मेल से बना होता है अक्षर। क और क ये पूरा नहीं है, ये स्वतंत्र रूप में नहीं है क, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क हलंत के साथ और जो ये श है, इनके दोनों के मेल से आपका अक्षर बनता है। इसी प्रकार से आपका, जैसे इसमें आप क्या लिखेंगे, यक्ष, दक्ष, तक, तत्, थक्ष, ठीक है ना। इसके बाद त्र जो है त और र के मेल से बना होता है। तो यहाँ पर देखिए पत्र, मित्र, चित्र, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, इतना तो आप लिख लीजिए कि जो अक्षर है वो क और इस क के मेल से बना होता है। तो इतना आप लिख लेंगे संयुक्त अक्षर, ये संयुक्त व्यंजन में, ठीक है। ऐसे ही आपका जो ज्यों है वो ज और यों के मेल से बना है, तो इसको भी आप लिख लीजिए, इन चारों को आप लिख लीजिए। ऐसे ही जो श्र है, सौ से जो स्र से श्रमिक होता है वो स और र के मेल से बना है, तो इनको लिख लेंगे आप। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो संयुक्त व्यंजन है उसमें पहला जो व्यंजन है वो स्वर रहित, स्वर रहित क्यों कहा गया है, देखिए इस क की क्या स्थिति है, इस क के नीचे नीचे से हलंत लगा है, इस प्रकार हल लगा है, ठीक है, यानी कि इसमें स्वर का उच्चारण नहीं है। इसके बाद जो दूसरा व्यंजन है ये सौ, ये जो है हल नहीं लगा है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका स्वर लगा है। इसलिए कहा गया है कि संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन आपका स्वर रहित यानी कि जिसमें स्वर ना हो, और दूसरा व्यंजन आपका स्वर सहित यानी कि जिसमें स्वर है। तो पहले हम ऊपर ही बता चुके हैं, यदि किसी व्यंजन में स्वर है तो उसके नीचे से हल नहीं लगा होगा, हलंत नहीं लगा होगा, और यदि उसमें हलंत लगा है यानी कि उसमें स्वर का उच्चारण नहीं आ रहा है, ठीक है, उसमें स्वर का उच्चारण नहीं आ रहा है, तो इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे है द्वित्व व्यंजन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क आधा है हलंत के साथ, इसको आप आधा को भी लिख सकते हैं हलंत के साथ, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो धन क, तो क देखिए आधा क उसी के साथ, मतलब उस पे दूसरे व्यंजन के साथ वो क्या है, यहाँ पर आधा, एक बिना स्वर के और एक स्वर के साथ, जैसे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क आधा क का, तो क्या हो जाएगा उच्चारण, पक्का, ठीक है, पक्का। तो ऐसे व्यंजनों को आप क्या कहेंगे, द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर छक्का, ठीक है, च आधा है और चौ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कच्चा, ठीक है। ऐसे ही बच्चा, जो आधा है और जो यहाँ पर पूरा है, यानी कि ये बिना स्वर के है और ये स्वर के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा छज्जा और मज्जा। ऐसे ही ट आधा था और ये पूरा, तो कट्टा, क आधा ट और टा, कट्टा, सट्टा, इस प्रकार से आप इसको लिखते हैं। तो ये आपके द्वित्व व्यंजन हो गए हैं। तो यहाँ पर पहला व्यंजन जो है स्वर रहित होता है, यानी कि आप देख पा रहे हैं हलंत के साथ है तो स्वर रहित होगा, और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होगा, और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर अतिरिक्त व्यंजन हमने पढ़े थे, ठीक है। हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं और अतिरिक्त वर्णन कौन कौन से हैं, वर्ण जो है कौन कौन से हैं, चलिए बताएंगे आप, इतना तो हम पढ़ चुके हैं, पूरा बताइए, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, अतिरिक्त वर्ण क्या हैं, इनको क्या कहा जाता है, और यहाँ पर संयुक्त व्यंजन भी हमने पढ़े थे। चलिए गुड इवनिंग मैम।
गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? मैम नितेश सिंह गोरियाल। नितेश सिंह गुरियाल। चलिए, यहाँ पर बताइए आप मुझे कितने स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में? मैम मैम 13। 13 स्वर हैं। बेटा कोई बात नहीं, आपने नहीं भी की थी, आप क्लास 8 के बच्चे हो, तो इतना तो आपने आ तो यस पढ़ी होगी। मैम यस। हाँ, तो वहां पे आपने मोटा मोटा ये तो पढ़ा होगा हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। मैम मैम 5। अच्छा, स्वर क्या होते हैं? मैम क्या? स्वर क्या होते हैं आपने कहा ना, अभी आप बताए थे 13 स्वर हैं, तो उनके बारे में पढ़ा आपने, स्वर क्या होते हैं? मैम हाँ। चलिए बता दीजिए, उनका नाम बता दीजिए। परिभाषा भी मत बताइए, नाम बताइए कौन कौन से स्वर हैं। मैम ओ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंक हो। अच्छा अच्छा, उनको दे दीजिए आप माइक। देखिए, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम स्वरों और व्यंजनों को क्यों पढ़ रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है गजरौला से। आप अभी रुक जाइए, आपके स्कूल में कॉल करके आपको माइक ठीक करवाएंगे, फिर उससे आपसे बात होगी। अभी आप रखिए माइक, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही गजरौला से। और बैठ जाइए और सुन लीजिए एक बार, ठीक है? तो आपको यही नहीं पता स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, तो ये तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर देखिए, हिंदी भाषा में यहाँ पर जब आपने वर्णमाला को पढ़ा, तो वर्णमाला में हमने आपसे क्या कहा था कि 11 आपके स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? सारे बच्चे बोलेंगे कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अंग और अह आपके अयोग वाह हैं। इसमें आपके 33 व्यंजन होते हैं। 4 यहाँ पर संयुक्त व्यंजन हैं और अतिरिक्त यहाँ पर 2 व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल आपके 52 वर्ण हैं, जिसमें आपके 11 स्वर हो गए, अयोग वाह यहाँ पर 2 हो गए, व्यंजन आपके 33 हो गए, संयुक्त व्यंजन यहाँ पर 4 और अतिरिक्त वर्ण यहाँ पर क्या है? 2 है। तो टोटल इनको जब आप जोड़ेंगे, कुल इनका करेंगे, तो ये आपके पास 22 हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, सॉरी। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, यदि आप लिखना चाहते हैं तो इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद आपको क्या बताया था, स्वर क्या होते हैं जिनका उच्चारण आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय आपके मुख में कहीं भी वायु क्या नहीं होती है, रुकती नहीं है। स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण आप कर सकते हैं, उनको स्वर कहा जाता है। इसके अलावा व्यंजन क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करने में आपको स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। हमने बार बार आपको बताया कि जब आप क का देखिए, जब क को आप लिखते हैं, व्यंजन स्वतंत्र रूप से ऐसे होते हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है इनको। लेकिन उच्चारण आप कैसे करेंगे, जब आप इस क को बोलेंगे तो इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे बिना स्वर की मदद के। क जब आप बोलते हैं, क देखिए, जब आप क बोलेंगे, आपके मुख पर एक सेकंड के लिए आप वायु क्या हो जाएगी, अंदर थोड़ा सा रुकेगी, फिर आप अ का उच्चारण, जब आप उच्चारित कीजिए इसको, क अ का उच्चारण आ रहा है, ख अ का उच्चारण आ रहा है, ठीक है ना? तो स्वतंत्र रूप में व्यंजन इस प्रकार से होते हैं। और जिन व्यंजनों को हम पढ़ते हैं, जिनमें हलंत, देखिए ये नीचे से जो ये लगा है ना, इसको हल कहा जाता है, यानी कि हलंत इसको कहा जाता है। हलंत लगा है, दैट मीन्स ये व्यंजन आपके स्वतंत्र रूप में लिखे हुए हैं। अगर हलंत नहीं है, यानी कि उसमें स्वर जुड़ा है, तो व्यंजन बेसिकली हम यहाँ पर स्वरों के साथ पढ़ते हैं। किसी भी स्वर की मात्रा, हमने मात्रा भी पढ़ी थी इसके बाद, ठीक है? ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। और इससे पहले जो लेक्चर हुए हैं, वहां पर हमने पूरा डिटेल में बताया है स्वरों के भेद क्या होते हैं, ठीक है, और किन किन बेसिस पर इनका भेद किया गया है, ये सब बता चुके हैं हम, ठीक है? तो इसका आप प्रीवियस लेक्चर को देख करके वहां से आप नोट डाउन कीजिए और खुद से भी पढ़िए, ठीक है ना? तो इसको आप हल्के में मत लीजिए, ऐसा लगता है कि हमें आ पढ़ाई जा रही है, लेकिन हमें बेसिकली आपको यही नहीं पता कितने वर्ण हैं, ठीक है ना? तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।